हेलो साथियों, मैं आपका एक बार फिर से गीता ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। तो हम लोग का कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, स्पेशली मेरा साइंस क्लास में वीडियो नहीं आ रहा था। तो जैसा कि ये पेंडेमिक चल रहा है, सिचुएशन जो पेंडेमिक का है, तो जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि वैक्सीनेटेड हर एक आदमी को होना है, तो वही हम लोग वैक्सीन लगाने चले गए थे। इसलिए कुछ वीकनेस था, इसलिए क्लास आप लोग का नहीं हो पा रहा था। तो अब से अप टू डेट रहेंगे, आप लोग भी अप टू डेट रहिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आप लोग नोटबुक लेके और पेन लेके बैठ जाइए। और आज हम कराने वाले हैं, हम लोग चैप्टर कर चुके हैं जो था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोलॉजी का सेक्शन था, हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग उसका करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोग देख सकते हैं बुक में। वो जो चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन रहता है, आज हम लोग वो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आज का देखते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो लोग नए आए हैं, और जो लोग मेरा वीडियो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पे नहीं देखे हैं बायोलॉजी सेक्शन का, वो लोग जाके प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। वहाँ पे 4-5 वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें, जो कि उनको भी मदद मिल सके हम लोग के थ्रू। और लाइक जरूर बटन प्रेस करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बोर्ड पे आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग बुक निकाल लीजिए, एनसीईआरटी बुक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर निकाल के, उसमें आप लोग देखिएगा इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो चैप्टर के अंदर है, वहां पे आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ? किसने डिस्कवर किया सेल को और कैसे? वो हम लोग आंसर आज करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मजेदार सेशन होने वाले हैं। चलिए क्या क्वेश्चन बोला है? हु डिस्कवर सेल एंड हाउ? तो सेल का डिस्कवर किसने किया बताइए? आप लोग को हम बताए थे। तो सेल का डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन सा ईयर में? 1665 में। कौन सा ईयर में? 1665 में रॉबर्ट हुक वाज डिस्कवर्ड सेल इन 1665। देखिए, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स इन 1665, ठीक, while examine in a thin slice of cork। ये एग्जामिन किया था किसमें? थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क। आप लोग के मन में होता होगा कि कॉर्क का मतलब क्या होता है? मास्टर जी बताइए कॉर्क का मतलब क्या होता है? हाँ, आप लोग के मन में होता होगा। तो चलिए, कॉर्क एक सॉफ्ट मटेरियल होता है, जो कि हम लोग को ट्री के मदद से वो सॉफ्ट मटेरियल हम लोग को मिलता है, उसी को हम लोग कॉर्क कहते हैं। और उसी में रॉबर्ट हुक ने एग्जामिन किया था और बाद में फिर सेल का डिस्कवर हुआ। तो चलिए देखते हैं। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स in 1665 while examine in a thin slice, मतलब बहुत ही पतला स्लाइस का सॉफ्ट मटेरियल होता है कॉर्क। थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया थ्रू द्वारा सेल्फ डिजाइन मैक्रोस्कोप, और मैक्रोस्कोप की मदद से इसको खोजा गया। किसको खोजा गया? सेल को खोजा गया। ठीक है। He saw, उसने देखा कि that the cork resembled the structure of honeycomb। अब वो देख रहा है कि वो जो कॉर्क है वो हनी कॉम की, वो आप लोग देखेंगे मधुमक्खी का छत्ता जो होता है उसी के तरह ये उसका स्ट्रक्चर मिला। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, ही सॉ दैट द कॉर्क रिसेम्बल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट। और उसके अंदर में कंसिस्ट किया था, बहुत ही छोटा छोटा कंसेप्ट किया हुआ था। तो लिटिल कंपार्टमेंट, मैनी लिटिल कंपार्टमेंट था। तो वो दीज स्मॉल बॉक्सेस आर कॉल्ड सेल, और इसी स्मॉल बॉक्स को बोला गया सेल। तो क्या हुआ आप लोग समझे? तो आपसे पूछेगा कि किसने डिस्कवर किया सेल को और कैसे? तो आप लोग बता सकते हैं कि रॉबर्ट हुक डिस्कवर किए थे सेल को। कौन सा ईयर में? 1665 में। इसमें एग्जामिन किए थे, तो ये एग्जामिन किए थे थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? सॉफ्ट मटेरियल होता है, जो कि हम लोग को ट्री के द्वारा मिलता है। और उन्होंने इसी को एक कंपाउंड सेल्फ डिजाइन मैक्रोस्कोप की मदद से सेल को खोजा। फिर उन लोगों ने देखा कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो हनीकॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर होता है, और वो छोटे लिटिल कंपार्टमेंट में मिलता है, और उसी को हम लोग कहते हैं सेल। तो यही बोल रहा है यहाँ पे, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665 while examining in the thin slice of cork through a self-designed microscope. He
saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments. These small box are called cell. इसको हम लोग बोलते हैं सेल। तो इसका आप लोग जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या जो नोट डाउन करें नोट डाउन कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाई इज सेल कॉल्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ये आप लोग को हम डिस्कस किए थे जब चैप्टर पढ़ा रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो कुछ लोगों को पता होगा इसका आंसर, कुछ लोगों को नहीं होगा पता, और कुछ लोगों को तो अगर ये मास्टर जी क्या लिख दिए, ये तो हवाई हो रहा है। चलिए घबराने की बात नहीं है, हम बताते हैं आप लोग को, कहीं जाने की भी बात नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है। आप लोग देखिए कंसंट्रेट करके पढ़ाई कीजिए, हम बताते हैं आपको। तो सेल को हम लोग स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, चलिए देखते हैं। ए सेल इज कैपेबल, सेल जो है वो कैपेबल है इंडिपेंडेंटली, मतलब वो अपने आप में समर्थ है कि हम कैरी कर सकते हैं किसको, कैरी आउट ऑल नेसेसरी एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, मतलब जीवन में जो भी नेसेसरी एक्टिविटीज है उसको सेल कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ए सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंटली, मतलब वो समर्थ है, कैरिंग अपने आप में समर्थ है, मतलब कि हम कैरिंग आउट ऑल नेसेसरी एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। ठीक, सो दे आर कॉल्ड बेसिक और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बोलते हैं हम लोग सेल को, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है अपने आप को, मतलब कैरी ऑल द नेसेसरी एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, सो सेल्स आर कॉल्ड द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अंडरस्टूड फ्रेंड्स। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं। ये भी मैंने डिस्कस किया था जब चैप्टर पढ़ा रहे थे। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होता है, क्यों कहते हैं, आप लोग को तो पता होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सब्सटेंसेस, नॉट ऑल, मतलब ये कुछ ही सब्सटेंस को एंट्री करते हैं या एग्जिट करते हैं, मतलब अंदर आने देते हैं या बाहर जाने देते हैं, कुछ ही सब्सटेंस को, इसलिए इसे कहा जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अब आप लोग से कोई पूछेगा अगर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, तो आप लोग फट से आंसर दे दीजिएगा कि ये जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कुछ ही सब्सटेंस को इंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं, इसलिए हम इसे बोला जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो फ्रेंड्स, तो हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट allows the entry and exit of some substances, not all substances। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। जल्दी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। चलिए फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि ये जो सब्सटेंस होते हैं CO2 और हाइड्रोजन वाटर, CO2 एंड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ये हाउ डू सब्सटेंस like carbon dioxide and water move in and out of the cell, मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर इन लोगों का मूवमेंट कैसा होता है। तो आप लोग को पता है, हम बताए थे कि CO2 का जो मूवमेंट होता है वो किसके प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, और H2O का मूवमेंट जो होता है वो होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस से। कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन में, इसलिए ऐसा होता है कि तो ये हम तो CO2 मूव्स बाय डिफ्यूजन एंड H2O मूव्स बाय ऑस्मोसिस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो इसका ये आंसर हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाउ डू सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। CO2 मूव्स बाय डिफ्यूजन एंड H2O मूव बाय ऑस्मोसिस थ्रू सेल मेम्ब्रेन, सो the substance like carbon dioxide and water move in and out of the cell। ठीक है, इसका नोट डाउन कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम डिस्कस किए थे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना वीडियो को शेयर करें। चलिए,
तो देखते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग का। यहाँ से क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपका फिक्स एग्जाम में आना है। तो चलिए देखते हैं इसको हम डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में, तो चलिए देख लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक बीच में लाइन खींचेंगे, उसके बाद फिर इधर यूकैरियोटिक लिखेंगे, इधर प्रोकैरियोटिक लिखेंगे। चलिए यूकैरियोटिक साइज की बात किया जाए यूकैरियोटिक में, तो इसमें जनरली स्मॉल साइज के होते हैं यूकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में बात किया जाए तो इसमें लार्ज साइज के प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं प्रोकैरियोटिक में। तो साइज इसमें यूकैरियोटिक में हो जाएगा जनरली स्मॉल, और यहाँ प्रोकैरियोटिक में साइज हो जाएगा जनरली लार्ज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं न्यूक्लियर रीजन की बात करते हैं। तो यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर रीजन आर नॉट प्रेजेंट, न्यूक्लियर रीजन जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं और सराउंड होते हैं, किससे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक है, न्यूक्लियर रीजन इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड सराउंड बाय वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर और थ्रू ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यही यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड, ठीक है, एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे न्यूक्लियर रीजन प्रेजेंट नहीं होता है यूकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर रीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और सराउंड करते हैं किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ये आप लोग को याद रखना है, रिमेंबर रखना है। चलिए यूकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, देयर इज ए सिंगल क्रोमोसोम, प्रोकैरियोटिक में देयर आर मोर देन वन क्रोमोसोम। तो अब आपसे कोई पूछे कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, कि आपसे कोई पूछ दिया, ठीक है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलिए, तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में दिस साइड यूकैरियोटिक एंड दिस साइड प्रोकैरियोटिक सेल, तो इन यूकैरियोटिक सेल साइज इज जनरली स्मॉल, इन प्रोकैरियोटिक सेल साइज इज जनरली लार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर रीजन इज नॉट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक एंड न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, देयर इज ए सिंगल क्रोमोसोम इन यूकैरियोटिक सेल एंड मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ आप लोग को समझने में, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए देखते हैं, और अब हमसे यहाँ से 6th क्वेश्चन है। अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कैन यू नेम 2 ऑर्गेनल्स दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, 2 ऑर्गेनल का नाम बताना है जो कि कंटेन करते हैं जेनेटिक मटेरियल को। तो बताइए क्या होता है, 2 सेल ऑर्गेनल्स का नाम बताइए। नहीं जानते हैं, हम तो सारा चीज डिस्कस किए थे, तो चलिए हम बताते हैं आपको। तो 2 सेल ऑर्गेनल जो कि ऑन कंटेन जेनेटिक मटेरियल, तो उसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, वही यहाँ पे लिखे हैं हम। द 2 सेल ऑर्गेनल्स, सॉरी सेल ऑर्गेनल छूट गया, नहीं, ठीक है, द 2 ऑर्गेनल्स विच हैव देयर ऑन जेनेटिक मटेरियल आर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया, आप बोलिएगा कुछ लोगों को डाउट होगा कि अरे मास्टर जी क्या बोल दिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, प्लास्टिड्स क्या होता है, तो आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, और जो चैप्टर हम जो वहाँ पे डिस्कस किए हैं आप लोग वहाँ पे नहीं देखे हैं, तो वही ये स्टूडेंट एराइज कर सकते हैं कि सर क्या बता गए हमको, माइटोकॉन्ड्रिया हवाई हो गया सब, वो सब आप लोग को नहीं है, आप लोग जाके वो वीडियो देखिए। ऐसे हम बता देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया वो चीज़ करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, या एनर्जी बूस्टर भी आप लोग बोल सकते हैं। मतलब जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है किसी भी एक्टिविटी को पूरा करने में, तो उसी को हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और प्लास्टिड जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, आप लोग शॉर्ट समझ लीजिए, और अगर आप लोग को ब्रीफ में जाना है तो आप लोग मेरा वीडियो उठा के देख सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पे वीडियो, वहाँ से आप चैप्टर सारा हम डिस्कस किए हैं, 5-6 लेक्चर हुआ है, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं और वहाँ से आप समझ सकते हैं। कोई भी वहाँ पे आप लोग को कन्फ्यूज़न नहीं होगा, सारा चीज़ वहाँ पे डिस्कस किया गया और सारा चीज़ क्लियर किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 2 ऑर्गेनल्स क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस एनर्जी प्रोवाइडर भी बोलते हैं, और प्लास्टिड्स को जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं,
बता देते हैं कि लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है। तो हम जो आपको डिस्कस किए हैं चैप्टर पढ़ाने के टाइम में, तो वो हम क्वेश्चन को पॉइंट बना के कि क्वेश्चन किस चीज़ पे राइज हो सकता है, वो सारा चीज़ हम डिस्कस किए हैं। आप लोग को लगता होगा किसी मास्टर जी चैप्टर पढ़ा दिए तो बहुत ही कर दिए, तो वैसा बात नहीं है। और चैप्टर जो हम पढ़ाए हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन अराइज कर सकता है एग्जामिनर, वो पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चैप्टर। आप लोग जाके वीडियो मेरा देखिए, जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग वो वीडियो जाके देखें, और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लें, जो कि आप लोग को नोटिफिकेशन आप लोग का मिस नहीं हो। और वीडियो को भी लाइक करें, और शेयर जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए देखते हैं कि व्हाई आर लाइसोसोम्स नॉन एज सुसाइड बैग्स। लाइसोसोम को हम लोग सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं, तो चलिए हम देखते हैं आंसर। व्हेन द सेल, जब सेल गेट्स डैमेज, जब डैमेज हो जाते हैं सेल, लाइसोसोम्स में बस्ट, उनको लाइसोसोम खत्म कर देते हैं, ठीक है। एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और जो एंजाइम्स जो होते हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, वो अपना ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए लाइसोसोम्स को बोला जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो समझ में आ गया कि लाइसोसोम्स व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल, बिकॉज व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, जब सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम्स में बस्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, ठीक है। Therefore, lysosomes are known as suicide bags of the cell, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए। हम लोग अब तो देखेंगे एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ इन टेक्स्ट क्वेश्चन का, फिर हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है इन टेक्स्ट का, ठीक है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, बोल रहा है कि Why are protein synthesized inside the cell? प्रोटीन जो है इनसाइड द सेल में सिंथेसाइज क्यों हो जाता है, तो इसका कारण प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन द राइबोसोम्स दैट आर नॉन साइंस। प्रोटीन जो होता है वो सिंथेसाइज होता है राइबोसोम्स में, और उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, द प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन द राइबोसोम्स दैट आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। तो ये था आप लोग का इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो चलिए ये था इन टेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन था इन टेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग मिला लीजिएगा क्वेश्चन और आंसर बढ़िया से फेयर कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा, और इसको पहले जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, और वीडियो को लाइक तो करें ही करें और शेयर भी करें, ठीक है फ्रेंड्स। और जो लोग वीडियो में बने, जो लोग पहले से थे वीडियो में, तो वो बने ही रहें और चैनल के साथ और एंजॉय करते रहें और पढ़ते रहें। तो जो लोग चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग चैप्टर का वीडियो देखे जाके, और वहाँ पे जाके समझे और क्या हम समझाना चाह रहे हैं वहाँ पे, और ये जो क्वेश्चन अराइज होता है, एग्जामिनर अराइज करता है क्वेश्चन, वो कैसे होता है, वो सारा चीज़ हम वहाँ डिस्कस किए हैं। एक एक चीज़ का डिस्कस किए हैं वहाँ पे, किसको क्या बोलते हैं, कैसे क्या होता है, क्या क्या नाम से, अदर नाम से जाना जाता है, वो सारा चीज़ हम डिस्कस किए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।